तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 का क पढ़ने वाला है। तो ये जो इकाई 1 है ना, यानी चैप्टर 1 है, चैप्टर हमारा जो 1 है, तो 1 तो चैप्टर है ही, साथ ही साथ इसका है ना क, ख, ग और घ है। ठीक है, 4 तो चैप्टर ये हो गया और एक चैप्टर ये हो गया, तो कितना हो गया 5 चैप्टर। तो सभी का लिंक है ना आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, क्लास 8 ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखिएगा ना, क्लास 8 भूगोल का, तो आपको ये सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 1 का क, जिसका नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुने। तो ये आपको देखने में बहुत ही गड़बड़ लग रहा होगा, स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो स्पेशल आपके लिए टाइप कर दिए। तो चलिए आपको बताते हैं PDF से। तो ये देखिए, ये रहा बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुने। पहला है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो 71% पे क्या है, जल है, और 29% पे क्या है, स्थल है। तो स्थल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है, यानी अत्यधिक जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो मैदानों में, क्योंकि यहाँ पर खेती होता है बहुत ज्यादा। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो रखता है भू राजस्व विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो हो जाएगा 5 प्रमुख वर्ग हैं। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में है ना 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, 4। आगे देखते हैं, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? तो समोच्च रेखीय खेती है ना, जैसे जैसे देखिए ढलान इस तरह से है। ठीक है, ढलान इस तरह से ऐसा ना, जैसे पहाड़ ऐसे रहता है ना, या पठार। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, पहाड़ी जिसको बोलते हैं, इस तरह से ढलान है। तो जुताई कैसे करते हैं? इस तरह से करते हैं। ठीक है, जुताई इस तरह से, समझ गए ना। तो इसी को कहते हैं समोच्च रेखीय खेती। तो ये क्यों करते हैं? मृदा अपरदन को रोकने के लिए। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? तो देखिए H2O होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो इसमें क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। इनमें कौन एक महासागर नहीं है? तो महासागर कौन नहीं है? तो देखिए अंटार्कटिक है ना, ये महादेश है। ठीक है, आर्कटिक है, महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं है। तो नहीं कौन हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा। आगे है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो यहाँ पर खाली स्थान है। तो देखिए मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी। लेटराइट मृदा का निर्माण है ना डैश प्रक्रिया से होता है? तो निछालन प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है ना, एक के ऊपर है ना, एक के ऊपर बहते हुए आता है और एक के ऊपर जमता जाता है। भूमि एक क्या है, डैश संसाधन है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, क्योंकि महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो टोटल परसेंट जो है ना जल का कितना है, 100%। टोटल को 100 मानते हैं ना। पृथ्वी पे तो क्या है, पृथ्वी पे तो 71% भाग पे क्या है, जल है। और टोटल पानी किसको कितना मानेंगे, 100%। तो 100 में जो 97.3% है ना, तो ये क्या महासागरों में ये खारा जल है। ठीक है, खारा जल है। बाकी बर्फ के रूप में है, और 1% जो है वो क्या है, वो पीने योग्य है, जिसमें नदियों में मिलता है, तो वो भी प्रदूषित हो चुका है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिया अधिकतम 50 शब्द में। ठीक है, तो पहला है, भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। जैसे सबसे पहला तो खेती करते हैं। ठीक है, तो भूमि पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, तथा गांव, शहर, तालाब, सड़क, रेल मार्ग, ठीक है, कारखाना इत्यादि बने होते हैं। सब तो भूमि पे ही होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो मृदा के निर्माण में कौन कौन से सहायक कारक हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित जो मौलिक चट्टान है ना, वह, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है, मिट्टी का। क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है, वनस्पति किस प्रकार का है ना, पेड़ पौधे हैं वहां पर, और सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस। और क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, ढाल कितना है, तथा समय का योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी इलाका है,
तो बड़ा बड़ा चट्टान है, तो चट्टान कहाँ से आया, चट्टान कहाँ से आया, ये जो ज्वालामुखी है ना, विस्फोट हुआ, अंदर का जो लावा है ना, मैग्मा लावा सब क्या है, सब ऐसे निकला, तो विस्फोट हुआ और ये ठंडा होकर क्या बड़ा छोटा पत्थर बना दिया। अब जब तेज हवा बहता है ना, तो ये सब आपस में टकराते हैं, ठीक है, जैसे ये छोटा वाला टकराएगा इससे तो ये टूट जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक हो जाएगा। कभी ठंडा आएगा कभी गर्मी आएगा ना, तो ठंडा आएगा तो सिकुड़ेगा, रात में सिकुड़ेगा और दिन में क्या फैलेगा, तो इस तरह से है ना इसमें ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। और बस यही सबसे क्या होता है, और इसमें पेड़ पौधे सड़ते गलते जाते हैं, ठीक है, तो इसमें मिलते जाते हैं, इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है। आपको शॉर्ट में बताएं, ठीक है, शॉर्ट में। तीसरा देखिए, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो देखिए भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, ठीक है, क्या है, पहला प्राकृतिक कारक है, ठीक है, दूसरा मानवीय कारक है। यदि प्राकृतिक कारक में जैसे स्थल रूप में भिन्नता, ठीक है, मृदा की विशेषता, जलवायु। स्थल रूप में भिन्नता का अर्थ है कि वह स्थल कैसा है, कि पठार पठार है, या फिर क्या पहाड़ी है या पहाड़ है, ठीक है, या फिर क्या समतल मैदान है, ठीक है, समतल मैदान है या रेगिस्तान है, ठीक है, तो उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे समतल मैदान है तो ढेर सारा क्या होगा, खेती का कार्य होगा। उसके बाद है कि जैसे पठार है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अयस्क होते हैं, ठीक है, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम का, तो इसे निकाला जाता है। पहाड़ी इलाकों में जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है, और फिर क्या चाय का खेती होता है। उसके बाद है मृदा की विशेषता, कि मृदा कैसी है, जैसे काली मिट्टी रहेगा तो पानी का अवशोषण अच्छे से करता है, तो इसमें ईख उगाया जाएगा। ठीक है, जलवायु जलवायु ठंडा जलवायु है कि गर्म जलवायु है। उसके बाद है मानवीय कारक। तो देखिए मानवीय कारक में क्या आएगा, जैसे जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, मानवीय आवश्यकता, आवश्यकता किस तरह का, तो जनसंख्या वृद्धि जैसे मान लेते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या है तो इसको खिलाने के लिए ज़्यादा भोजन भी चाहिए, तो अधिकतर ज़मीन पे क्या, इसी के कारण क्या, बहुत बड़ी ज़मीन पे क्या होगा, खेती का कार्य होगा। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आगे तीसरा हो गया, चौथा, ऋतु चरण से क्या अभिप्राय है। ऋतु चरण, तो देखिए क्षरण में होता है कि कुछ भी टूट रहा, ठीक है, ऋतु मतलब क्या, सीजन हो गया, ठीक है। देखिए जब चट्टानें समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़ों के रूप में बिखरने लगती हैं, तो उस प्रक्रिया को ऋतु क्षरण कहते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा सा चट्टान है तो टूटेगा कैसे, सूरज होगा, दिन में तो गर्म हुआ तो हल्का फैलेगा, फिर रात में ठंडा हुआ तो हल्का सिकुड़ेगा, फैला सिकुड़ा, तो इस तरह से क्या आएगा, इसमें दरार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठंड उंड आएगा जिसमें बड़ा पानी बरसेगा तो ये क्या, बर्फ जम जाएगा तो दरार और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से पहले ऐसे था तो अब टूट टूट के ना, ठीक है, जैसे तैसे हो जाएगा। फिर क्या, फिर पानी, बरसात में पानी आएगा तो पानी इसको बहा के ले जाएगा, तो एक दूसरे से टकरा के टूटेगा। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा है ना, बड़ा सा जो चट्टान था ना, तो छोटा छोटा बन जाता है, और काफी सालों के बाद है ना ये मिट्टी का रूप ले लेता है, ठीक है, तुम छोटा छोटा कण, समझे। इसी को कहते हैं ऋतु चरण। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। तो देखिए पहला, भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग क्या है, और भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, पूरे विस्तार से। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, भूमि उपयोग का अर्थ है कुल उपलब्ध भूमि का विविध यानी विभिन्न विभिन्न कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से, ठीक है ना। हम भूमि का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है, तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है, ठीक है। कहीं पर जंगल ही जंगल है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में बहुत सारा जंगल है, ठीक है। उसके बाद है पूर्वोत्तर भारत में, जैसे होता है ना असम, मेघालय, ये सब ढेर सारा साधु है उधर। उसके बाद कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र अधिक है, जैसे जहाँ पर खेती होता है, ठीक है, कृषि कार्य होता है, तो वहाँ पर, ठीक है, तो उसी को बोला गया कि शुद्ध बोई गई भूमि कहीं पर ज़्यादा है। जैसे बिहार में क्या होता है, अधिकतर जगह क्या खेती होता है। देखिए भूमि उपयोग के वर्ग हैं, तो क्या क्या होता है उपयोग, वन क्षेत्र की भूमि, इस भूमि में ना खाली जंगल ही जंगल रहता है। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, अनुपलब्ध लिखा हुआ, अनुपलब्ध का उल्टा क्या होता है, उपलब्ध भूमि, यानी कृषि कार्य होगा, अनुपलब्ध यानी कृषि कार्य नहीं होगा, समझे। तो कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि जैसे बंजर भूमि है या व्यर्थ भूमि है, बंजर है। सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि, ठीक है, तो कृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं होगा, सड़क बना दिए तो कैसे उपयोग होगा। तीसरा है पड़ती भूमि,
प्रतिभूमि भी क्या होता है, देखिए चालू प्रतिभूमि होता है और अन्य प्रतिभूमि होता है। चालू प्रतिभूमि कहते हैं ना जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि कार्य नहीं की गई है, ठीक है, 1 वर्ष या उससे कम समय से। और अन्य प्रतिभूमि है ना जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक है तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई यानी खेती नहीं की गई, तो उसको अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद होता है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, अयोग्य मतलब इस पे खेती नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्थायी चारागाह की भूमि, जो बकरी पाले हुए रहते हैं, गाय भैंस पाले हुए रहते हैं स्पेशल दूध के लिए, और बकरी पाले हुए रहते हैं मांस के लिए, ठीक है, तो बेचने के लिए, तो ये स्थायी चारागाह बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर घास उस रोप देते हैं पूरा अच्छी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। खासकर विदेशों में होता है जहाँ पर ठंडा मौसम है और वहाँ पर नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो वहाँ पर स्थायी चारागाह की भूमि है, ठीक है, स्थायी चारागाह बना दिया गया, यहाँ पर घास उस रोप दिया गया। और यहाँ पर क्या गाय गाय भैंस, ठीक है, स्पेशली गाय, ठीक है, यहाँ पर चढ़ती रहते हैं, तो यहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं इस भूमि पे। उसके बाद है शुद्ध बोई गई भूमि, इस पे खेती होता है। अब देखिए आगे, मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करें, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए मृदा निर्माण प्रक्रिया में ना सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो निकला है ना, जो भी निकला है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो वो सब क्या होता है आसपास, क्या होता है आसपास जमने के बाद चट्टान का रूप ले लेता है। और टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया है ना अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। और हजारों लाखों वर्ष बाद वही चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुचरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझा दिए थे। तो ये जो बड़ा चट्टान है तो आपको बताएंगे थे कैसे टूटेगा, तो मौसम वाला टूटेगा, फिर सूक्ष्म जीव है इसमें है ना, इस पे जो पेड़ पौधे सर्कल के है ना मिट, ये छोटे छोटे में बदलेंगे ना तो इसमें मिलते जाएंगे सूक्ष्म जीव, ठीक है, और जीव जंतु जो का मृत शरीर है, तो ये सब मिलता जाएगा और धीरे धीरे ना टूट टूट के है ना ये भूमि, ये क्या बोले मिट्टी का छोटे छोटे कण में बदल जाएगा, ठीक है, हजारों सालों के बाद, ठीक है, बहुत साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। उसके बाद है मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। देखिए मृदा अपरदन कहते किसको हैं? जैसे ये भूमि है, तो भूमि की जो ऊपरी परत है ना तो इसमें ह्यूमस रहता है, ठीक है, ये बहुत उपजाऊ, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जब ये पानी बहता है या फिर तेज हवाएं बहती है तो मिट्टी की ऊपरी परत है ना इसको उड़ा के ले चली जाती है, तो मिट्टी की ऊपरी परत का क्या हो गया, कटाव हो गया, तो इसी को कहते हैं क्या, मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया। तो मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख करना है और बचाव हेतु सुझाव भी देना है। तो देखिए वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवने, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ के प्रभाव से मृदा का अपरदन होता है। तो यहाँ बारी बारी से डिस्कस करते हैं। देखिए वनों की कटाई, जैसे यहाँ पर जंगल काट दिया गया ना तो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। अभी इस भूमि में क्या है, मिट्टी को पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो पानी पानी है ना बहेगा बरसात में, इसे गुजरेगा या फिर तेज हवाएं बहेगी तो मिट्टी का ऊपरी परत क्या होगा, उड़ के चला जाएगा, ठीक है, कटेगा, कटाव होगा। उसके बाद पशुचारण, पशुचारण क्या है, जैसे यहाँ पे छोटा सा पौधा निकलेगा ना, ठीक है, पौधा निकला तो इसको क्या करते हैं जानवर खा जाते हैं, जिसके कारण कोई नया पौधा निकल नहीं पाता जो मिट्टी को पकड़ कर रख सके, तो ये हो गया पशुचारण। उसके बाद आकस्मिक तेज वर्षा, बहुत तेज बारिश होने लगा, खास करके ढलाव, हाँ, खास करके जो ढलान पे होता है ना तेज बारिश होता है ना तो मिट्टी है ना पूरा कटते रहता है, ठीक है। उसके बाद तेज पवने, बहुत तेज हवा बह रहा है तो वो भी उसके कारण भी होगा। उसके बाद है अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, ये हो गया अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। जैसे अवैज्ञानिक मतलब जैसे कुछ कुछ जैसे यहाँ पर अगर पेड़ किनारे किनारे रोप देते हैं ना पेड़, ठीक है, पेड़ अगर किनारे किनारे रोप देते हैं तो इससे क्या होता है, तेज हवाएं है ना, तेज हवाएं जब बहती है ना तो ये क्या होता है, इनका जो स्पीड है ना कम हो जाता है, तो मिट्टी का कटाव है ना बहुत ही कम होता है। उसके बाद है बाढ़ के प्रभाव से, जैसे ये 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 क्या नदी है और इसके पास में ना ये जमीन है, ठीक है, इसके पास में जमीन है। जब बरसात के मौसम में जब पानी है ना, पानी पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये मिट्टी के है ना, ये जो ज़मीन है जो नदी के किनारे है तो इसकी मिट्टी का है ना कटाव हो जाता है, मिट्टी को काट करके ले चला जाता है, ये हो गया बाढ़ के प्रभाव से।
अब इसके बचाव के उपाय बताना है तो लिखेंगे मृदा अपरदन के बचाव हेतु निम्न उपाय करने पड़ेंगे। कौन कौन से उपाय? पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती करना। तो आपको बताएं कि पर्वत ऐसा है, ढलान ऐसे है, तो जोतेंगे इसको कैसे? ऐसे ऐसे करके जोतेंगे, ठीक है। तो ऊपर से पानी बहेगा ना, तो पानी को ये रोकेगा, तो मिट्टी का कटाव क्या होगा? बहुत ही कम होगा। उसके बाद पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना। तो पर्वतीय ढलान है, तो यहाँ पर अगर पेड़ पौधा रोपेंगे ना, पेड़ पौधा रोपेंगे तो इसका जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। तो पानी से जो बहेगा या फिर तेज हवा बहेगा ना, तो मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होगा। बंजर भूमि पर घास लगाना है। जमीन है जिस पे खेती नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जिनके पास जमीन ज़्यादा है तो बहुत सारा भूमि पे ना खेती नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पेड़ उड़ रोप देंगे, किनारे किनारे कम से कम रोप देंगे ना, तो इनका जड़ पूरा फैला हुआ रहता है अंदर तक, तो बस ये मिट्टी को पकड़ के रखेगा। फसल चक्र तकनीक को अपनाना। तो फसल चक्र तकनीक को अपनाना, तो बहुत सारा तकनीक होता है जिसमें फसलों को ना बदल बदल के ना रोपा जाता है। अब देखिए खेती के वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना। वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, जैसे मान लेते हैं कि एक खेत है, ठीक है, तो एक जमीन के अंदर जो होता है ना, जमीन के अंदर वो रोपेंगे, जैसे आलू होता है, ठीक है। उसके बाद जो जमीन के ऊपर होता है, जैसे लत्तर रोपेंगे, जैसे बांस, ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं ना, गाड़ देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, और जो लत्तर वो है ना, लत्तर तो ऊपर ऐसे इस पे चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे तकनीक के द्वारा है ना इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लत्तर है हवा को रोकेगा, ठीक है, हवा को रोकेगा ना। उसके बाद है बहुत कुछ है आगे देखिए। उसके बाद मिश्रित खेती भी करते हैं, ठीक है, मिश्रित खेती, जैसे यहाँ पर ऐसे लाइन में आलू रोप दिए। उसके बाद है कि मूली भी रोप देते हैं, या बीच बीच में ना, बीच बीच में कुछ और भी फसल रोप देते हैं, जैसे चना रोप देते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया मिश्रित खेती हो गया। अब देखिए जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण, कारण भी बताना है और उपाय भी बताना। तो देखिए जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। क्या क्या कारण है? घरेलू कूड़ा करकट नदी में फेंक देते हैं, खास करके जो पूजा पाठ वाला जो सामान होता है ना, तो हम सब इधर उधर नहीं फेंकते हैं, डायरेक्ट गंगा नदी में। हम गंगा नदी का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि ये मेरे घर के पास है ना, तो दिमाग में एकदम बैठा हुआ, ठीक है ना, तो समझाने के लिए आसान है। तो गंगा नदी में क्या देखते हैं कि फेंके हुआ रहता है बहुत ज़्यादा। तो पूरा जो गंगा नदी है एकदम इतना बड़ा है, तो एकदम किनारे किनारे है ना, पूरा एकदम गंदा है, ठीक है। उस साइड तो साफ है, उस साइड कोई जाता नहीं है तब। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जो गंगा नदी के किनारे जो फैक्ट्रियां हैं ना, गंगा नदी है, गंगा नदी के जो किनारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, जो धुआं निकालती रहती हैं, ठीक है, तो ये सब है ना, ये सब जो अपना जो जल है ना, जो अब जल और बहुत सारे रसायन वो डायरेक्ट है ना नालों के माध्यम से है ना गंगा नदी में छोड़ देते हैं, सब मिल जाता है। उसके बाद नगरीय क्षेत्रों का दूषित जल, जैसे पटना है ना, तो पटना के से बहुत बड़ा बड़ा नालों के माध्यम से है ना गंगा नदी में पानी छोड़ दिया जाता है, तो पटना शहर का जो मल जल है सब इसी में जाता है। परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई कहीं से बालू ला रहा है, या फिर तो उसमें बालू गिर गया, वो पट्टी से ला रहा है, या फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसके कारण भी होता है। अब देखिए जल प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? तो देखिए नदियों तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाना। नदी तालाबों में अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालेंगे। और एक मुख्य कारण क्या है ना, मुख्य कारण जो मूर्ति भसान होता है, ठीक है, मूर्ति जो डाला जाता है, मूर्ति भसान, ठीक है, तो वो भी है, ठीक है, मूर्ति भसान। तो देखिए उपाय क्या है? तो नदी तालाबों में अवशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रतिबंध तो लगा हुआ ही है, लेकिन निगरानी नहीं किया जा रहा। नदी में साबुन, शैम्पू आदि का उपयोग करके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये सब रसायन है। खेतों में बहुत ही कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं ना, मिट्टी को प्रदूषित ही करते हैं, साथ ही साथ जो जमीन है, तो यहाँ पर कीटनाशक का इस्तेमाल किए, ठीक है, कीटनाशक का हम लोग इस्तेमाल किए, तो पास का जो तालाब है ना, तो उसमें ये बह के चला जाता है, ठीक है, पानी के साथ मिल के चला जाता है, तो ये क्या करता है, जल को भी प्रदूषित कर देता है। मृत पशुओं को नदी में नहीं बहाना चाहिए। जो जो जानवर मर जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं ना, उसको नदी में बहा देते हैं। उसके बाद है जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए। जल संकट क्या है और जिम्मेवार कारक बताना, कारण बताना, और दूर करने के उपाय भी बताना।
ठीक है, तो सब एक ही सवाल में ना सब कुछ पूछ दिया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, प्रयोग में लाए जाने वाले जल की कमी को जल संकट कहते हैं। जल संकट, जैसे पीने योग्य जल, तो पीने योग्य जल है ना, पीने योग्य जल, तो ये पीने योग्य जल नहीं मिलता है। पीने योग्य जल का मतलब है कि है ना, ये खारा जल नहीं होना चाहिए, इसमें जो हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक है ना, जो खनिज लवण है वही मिला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोग में लाए जाने वाले जल की कमी को जल संकट कहते हैं। तो देखिए जल संकट के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन सा है? जल तो बहुत सारा है, जैसे नदियों में जल ही जल है। ठीक है, उसके बाद है कि हमारी पृथ्वी पे ना, पृथ्वी का 71% भाग पे जल है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें लगभग लगभग है ना 97% है ना, ये क्या है, खारा जल है। ये तो उपयोग में आने लायक रहा नहीं, खारा जल। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2% पे क्या है, 2% पे 2% मतलब ये जितना पानी है ना उसका 2% पे क्या बर्फ के रूप में है, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1% है जल, पीने योग्य जल है, पीने योग्य जल है, लेकिन ये भी क्या है, ये नदियों में जो जल है तो वो क्या काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, तो 1% भी जल नहीं बचा है पीने योग्य जल। ठीक है, ये बात रहा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जल संकट के लिए जिम्मेवार कारक निम्न है। देखिए जल का अति दोहन, हम लोग जल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे नदियों का जल है ना, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जल का दुरुपयोग, जल का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लेते हैं कि भूमिगत जल है तो वो पीने वाला जल है, वो स्वच्छ होता है, लेकिन क्या, लेकिन उसका इस्तेमाल लोग गाड़ी धोने में करते हैं, वॉशरूम में करते हैं, बर्तन धोने में हो गया, ठीक है, नहाने में हो गया, तो वो सब क्या होगा, दुरुपयोग होगा। उसे खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पीने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी धोने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो पीने योग्य पानी है। तो वही हो गया जल का दुरुपयोग। और जल का असमान वितरण, तो जल सभी जगह है ना समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पर जल उपलब्ध है कहीं पर नहीं है। जैसे जैसे मान लेते राजस्थान के जो आधा भाग है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और तो ये बात है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे जल का प्रदूषित होना, तो नदियों का जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, तो वही जो जल लेके ना जो नगर निगम होता है, नगर निगम से जो पानी आता है टाइम से, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जो बोलिए, तो वो सब क्या करता है ना, एक जल केंद्र होता है, यहाँ पे पानी क्या होता है, स्वच्छ किया जाता है और फिर क्या विभिन्न पाइपों के माध्यम से है ना सभी घरों में है ना भेज दिया जाता है। समझे, तो नदियों के जल को स्वच्छ करके भेजा जाता है। अब देखिए जल संकट को दूर करने के निम्नलिखित उपाय उपाय पूछ रहा था, तो पहला लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक अपनाना। ठीक है, बारिश के जल को जमा करेंगे ना, तो ये क्या होगा, देखिए क्लास 8 में ही दिया हुआ है। क्लास 8 कहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे, ये दिया हुआ है लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है ना कि वर्षा जल को कैसे जमा करते हैं। तो उसका चैप्टर का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, हार्वेस्ट हो गया ING, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें छोड़ देते हैं कैसे बारिश के जल को जमा किया जाता है। तो बारिश का जल जमा करेंगे ना, तो उस जल से क्या करेंगे, खाना पकाना और फिर जो पीना है उसके अलावा सारे कार्य करेंगे। ठीक है, जैसे घर धोना, बाइक धोना, ठीक है, कपड़े धोना, वॉशरूम में यूज करना। तो इससे क्या होगा ना, इससे भूमिगत जल जो है ना, जो जमीन से निकाल के पानी इस्तेमाल करते हैं पीने योग्य जल, तो वो बचेगा। ठीक है, छत का वर्षा जल संग्रहित करना। ठीक है, छत का पानी हम जमा करेंगे बारिश में, जल को प्रदूषित होने से बचाना, तो जितना हो सके जल को प्रदूषित करने से हम लोग बचाएंगे, अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, जैसे कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, ये काम तो सरकार करेगी, जो बड़े बड़ी जो है ना मशीनें लगा के जल के, नदियों के जल को शुद्ध करके भेजेगी। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, तो सिंचाई के लिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं ना, बड़े बड़े जो पंप लगा देते हैं और और भूमि के भूमिगत जल है ना वो बाहर निकाल के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसकी जगह है ना हम लोग ड्रिप सिंचाई इस्तेमाल करेंगे, जिसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, ड्रिप विधि इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये होता है स्प्रिंकलर होता है। ठीक है, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर ये विधि होता है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह का मशीन होता है, इस तरह से बनाया हुआ रहता है, इस तरह से। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे छेद होता है और इसमें जो पंप में पानी जाता है ना, तो ये क्या होता है, ऐसे घूमता है ना, तो पानी क्या ऐसे ऐसे पूरा छिड़काव होता है। ठीक है, छिड़काव, तो ये हो गया स्प्रिंकलर। इससे क्या होता है ना, पानी का बहुत ही बचत होता है और फसल उत्पादन भी ठीक होता है क्योंकि इससे खरपतवार नहीं होता है। अब देखिए छठा प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं
का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में कौन कौन से प्रकार का मिट्टी मिलता है? तो ठीक है, उत्तर लिखेंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलता है, काली मिट्टी, लाल, पीली, लेटराइट, मरुस्थलीय एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। तो क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की मिट्टी मिलती है भारत में। जलोढ़, काली, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है। ठीक है, उत्तर भारत जैसे बिहार हो गया, उत्तर उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हरियाणा हो गया। ठीक है, मुख्य मुख्य बता रहे हैं आपको। तो जो चावल, गेहूं और मक्का के लिए क्या होता है, बहुत उपयुक्त होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं और मक्का अच्छे से होता है। तथा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास, ठीक है, उसकी जिससे क्या होता है, सूती कपड़ा बनता है। लाल एवं पीली मृदा है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये इस तरह का होता है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर जैसे हो गया महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में काली मिट्टी भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सब जगह। उसके बाद है लेटराइट मिट्टी, तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। तो एक राज्य में जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का मिट्टी मिले। मरुस्थलीय मृदा है नहीं, राजस्थान में मिलता है। ठीक है, और सौराष्ट्र, ठीक है, ये कहाँ, गुजरात में है। और कच्छ में मिलता है, कच्छ भी क्या, गुजरात में है। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, गुजरात में भी मिलता है। और पर्वतीय मृदा है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, वहाँ पे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।